अगर आपने कभी अपने ही घर में खुद को अदृश्य महसूस किया है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी असली जिंदगी जैसी कहानियां रोज नहीं मिलती। कमेंट में बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं और वहाँ अभी कितने बजे हैं। अब मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ मेरी कहानी शुरू हुई। मेरा नाम मायरा मेहरा है। मैं 32 साल की हूँ और मैंने 32 साल अपने ही परिवार में बेटियों वाली जगह पर जीकर काटे, जहाँ बेटे निवेश थे और बेटियां बस किसी और के घर जाने वाली जिम्मेदारी। मेरे घर में प्यार था, पर शर्तों के साथ इज्जत थी, पर सिर्फ उनके लिए जो बेटा थे। मैं दिल्ली एनसीआर के एक पॉश कॉलोनी वाले इलाके में पली बढ़ी, जहाँ हर घर के बाहर गाड़ी चमकती थी, हर ड्राइंग रूम में मुस्कानें परफेक्ट थीं, और हर परिवार की दीवारों के पीछे ऐसी बातें होती थीं जो कोई बाहर नहीं बताता। हमारा घर भी वैसा ही था, बाहर से आदर्श, अंदर से नियमों की जेल। मेरे पापा हरीश मेहरा 30 साल कॉरपोरेट दुनिया में ऊपर चढ़ते चढ़ते एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंस हेड बन गए थे। उनकी दुनिया में सफलता का मतलब था टाइटल, कार, क्लब में पहचान और लोगों के सामने स्टेटस। उनकी कलाई पर हमेशा एक महंगी घड़ी रहती, उनका ट्रॉफी, उनका सबूत कि मेहनत सही लोगों के लिए रंग लाती है। मम्मी ललिता मेहरा घर संभालती थीं, बहुत शांत, बहुत सॉफ्ट, हमेशा बातें जोड़ने वाली। घर में जब भी कोई टकराव होता, वो अपनी हथेली मेरे हाथ पर रखकर कहती, पापा जो करते हैं तुम्हारे भले के लिए करते हैं। मैं बचपन से पूछती रही, भला किससे बचा रहे हैं? मेरी सफलता से? घर के नियम लिखे नहीं थे, पर सबको पता थे। मेरा छोटा भाई तुषार, हमारे घर का स्टार, उसके लिए हर चीज आसान की जाती। स्कूल छोड़ने पापा खुद गाड़ी लेकर जाते, मैं बस से जाती। उसके नंबर कम होते तो ट्यूटर लग जाता, मेरे लिए जवाब होता, लड़कियों को इतना पढ़ लिख कर क्या करना, बस ठीक ठाक नंबर ले आओ। उसके क्रिकेट मैच पूरे परिवार का उत्सव, मेरे अवार्ड्स सिर्फ फोटो फ्रेम। मम्मी कभी कभी आ जाती, पापा कभी नहीं। मैं हर साल क्लास में टॉप करती, ओलंपियाड, मेरिट, स्कॉलरशिप। मुझे कॉलेज से पहले ही पत्र आने लगे थे, पर पापा के लिए वो सब शोर था। उनकी नज़र में बेटियां इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बेटियां लायबिलिटी होती हैं, जो एक दिन किसी और की जिम्मेदारी बन जाए। और फिर वो गर्मी आई जब मैंने पहली बार समझा कि ये सोच मेरी जिंदगी से कितनी बड़ी कीमत वसूलने वाली है। कॉलेज शुरू होने से ठीक पहले मम्मी ने रात के खाने में खास चीज बनाई, जैसे हर बड़ी बात के लिए बनाती थीं। मैं 18 की थी, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और स्कॉलरशिप भी थी, पर फिर भी फीस, किताबें, हॉस्टल सब मिलाकर साल का लगभग 12-15 लाख का गैप था, जो मेरे लिए बड़ा था। मैंने एडमिशन लेटर बहुत ध्यान से टेबल पर रखा, जैसे वो कागज नहीं, मेरा भविष्य हो। पापा, हो गया, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, बस बाकी का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। पापा ने लेटर उठाया, पढ़ा नहीं, सिर्फ हेडर देखा और बिना भाव बदले प्लेट के पास रख दिया। फिर अपनी ग्लास में ड्रिंक घुमाते हुए बोले, ये पैसे तुषार के लिए हैं। मैंने एक सेकंड में समझा नहीं। पर पापा, मेरा कॉलेज। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर वो लाइन कही जो आज भी मेरे अंदर कहीं ठंडी धातु की तरह पड़ी है। लड़कियों को डिग्री की जरूरत नहीं होती, एक अच्छा पति ढूंढो, घर बसाओ। तुषार को करियर चाहिए, परिवार संभालना है। मैंने तुषार की तरफ देखा, वो तब 14 का था, फोन में घुसा हुआ, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। उस कमरे की चुप्पी किसी चीख से ज्यादा तेज थी। मैंने लेटर धीरे से मोड़ा, पॉकेट में रखा और बस इतना कहा, ठीक है। उस रात मैं रोई नहीं, मैंने तकिया में मुंह दबाकर चीखा नहीं। मैं अपने डेस्क पर बैठी, लैपटॉप खोला और पार्ट टाइम जॉब्स सर्च की। रात 12 बजे से पहले 3 जगह अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसी पल मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं अपने पापा से कभी कुछ नहीं मांगूंगी। और सच कहूं, मैंने कभी नहीं मांगा। कॉलेज मेरे लिए सपनों वाला फेज नहीं था, वो एक लगातार चलती दौड़ थी। अलार्म, बस, काम, क्लास, फिर काम, फिर पढ़ाई, फिर थककर गिर जाना। पहली नौकरी, कैंटीन डाइनर में वेट्रेस, सुबह 5 से 9 तक, कॉफी, पराठे, ऑर्डर, बिल, फिर एप्रन में ही क्लास। दूसरी नौकरी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, दोपहर से शाम बुक्स, रिकॉर्ड, रिटर्न इशू, और बीच बीच में मैं बायो और केमिस्ट्री के नोट्स रटती। तीसरी नौकरी, वीकेंड पर ट्यूशन,
वही मैथ, जिसके लिए मेरे लिए कभी ट्यूटर नहीं लगा। 4 साल मैंने औसतन 5 घंटे सोकर निकाले। फेस्ट, ट्रिप, घर जाकर आराम, ये सब मेरे लिए लग्जरी थे। मैं त्योहारों पर घर नहीं जाती, मम्मी को कह देती, ड्यूटी है, एक्स्ट्रा शिफ्ट है। ये सच भी था। पर सच ये भी था कि मैं उस टेबल पर बैठकर वो नहीं देख सकती थी कि तुषार को गिफ्ट्स मिल रहे हैं और मेरे सपनों को शादी के नाम पर पैक किया जा रहा है। मैंने 2 साल तक एक ही जूते पहने, तलवा खुलने लगा तो गोंद लगाया और फिर चल पड़ी। वही जूते मुझे क्लास तक, जॉब तक और फिर ग्रेजुएशन स्टेज तक ले गए। मैंने सुम्मा कम लाउडे के बराबर टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया, क्लास टॉपर। मेरी आंखों में वो उम्मीद फिर भी थी कि शायद अब पापा देखेंगे। मैंने घर निमंत्रण भेजा। मम्मी का मैसेज आया, बहुत गर्व है बेटा। फिर अगली लाइन, पर उसी दिन तुषार का बड़ा मैच है, हम बाद में सेलिब्रेट करेंगे। मैं अकेली ग्रेजुएट हुई। एक प्रोफेसर, जिनसे मेरी ज्यादा पहचान भी नहीं थी, उन्होंने हाथ मिलाया और कहा, तुमने ये सब खुद कमाया है। मैं पार्किंग में 10 मिनट रोई, फिर चेहरा पोंछा, गाड़ी में बैठी और लाइब्रेरी जाकर अपनी ओवरड्यू किताबें लौटाईं। मेरे लिए जश्न भी जिम्मेदारी जैसा था। उसके बाद असली लड़ाई शुरू हुई। मैंने 12 मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई किया। 3 में सिलेक्शन हुआ। मैंने एम्स या किसी बड़े नाम की बजाय वो जगह चुनी जहां सबसे बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। लोन, ग्रांट, स्टाइपेंड, वर्क स्टडी, सब जोड़कर एक पैचवर्क की तरह मैंने अपनी पढ़ाई सीधी और वो किसी तरह टिक गई। 4 साल एमबीबीएस जैसी कठोर पढ़ाई, फिर रेजिडेंसी, फिर सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग। 12 साल, ऐसे 12 साल जिनमें मेरे परिवार ने मेरा नाम बस हाँ वो हॉस्पिटल में काम करती है तक सीमित रखा। मैंने कार्डियोथोरेसिक सर्जरी चुनी, दिल की सर्जरी, वो फील्ड जहाँ हर गलती की कीमत बहुत बड़ी होती है, जहाँ रातें लंबी हैं, दबाव भारी है और लोगों के हाथ कांप जाते हैं। मैं टिकी रही, किसी को दिखाने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि जब मेरे हाथों में एक इंसान का दिल धड़कता है और कुछ मिनट पहले जो रेखा सीधी हो गई थी वो फिर से लय पकड़ती है, तब मुझे पता होता है मैं सही जगह हूँ। हाथू की उम्र में मैं एक सीनियर सर्जन बन चुकी थी। सम्मान, रिसर्च, पब्लिकेशन सब था, पर घर घर में मैं अब भी बस मायरा थी, ना डॉक्टर, ना सर्जन, ना कुछ। मम्मी जानती थीं मैं बड़े अस्पताल में हूँ, बस। उन्होंने कभी डिटेल नहीं पूछा, मैंने कभी जोर नहीं दिया। मैं रोज अपने हाथ में एक सिंपल गोल्ड रिंग पहनती थी, मेरे इंस्टीट्यूट की क्रेस्ट वाली। मैंने खुद खरीदी थी, फ्लैशी नहीं थी, पर मेरे लिए वो मेरी पहचान थी, मेरी चुप बगावत। और फिर एक रात मम्मी का फोन आया और मेरी वो सारी दूरी एकदम से खत्म हो गई। मंगलवार रात करीब 9 बजे फोन चमका। मम्मी। वो रात में तभी कॉल करती जब पापा को सुनाना नहीं होता। मायरा बेटा, खबर है, तुषार की सगाई तय हो गई। मैंने वाइन का ग्लास रखा, सांस ली। अच्छा, बधाई। मम्मी ने धीमे से कहा, बड़ा फंक्शन है, गोल्फ क्लब में, 150 लोग, पापा की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट। मैं समझ गई ये स्टेटस शो है, तुम आ सकती हो अगर चाहो। उनका स्वर रुका। पर पापा नहीं चाहते कि कोई तुम्हें डॉक्टर वॉक्टर कहे, बस तुषार की बहन बनकर आना, सिंपल सिंपल। मतलब उस रात भी मैं परछाई। मैंने हल्के स्वर में पूछा, इनविटेशन? एक लंबी चुप्पी। बेटा, ऐसे ही ठीक रहेगा। पापा ने फॉर्मल नहीं किया। मैं जानती थी क्यों, क्योंकि फॉर्मल करने का मतलब होता मेरा अस्तित्व मानना। कब है? शनिवार, 7 बजे। मेरे कैलेंडर में उस दिन सर्जरी नहीं थी। मैं चाहती तो मना कर देती, मेरी जिंदगी उनके बिना भी चल रही थी। पर मेरे अंदर का 18 साल वाला हिस्सा, जो उस दिन चुपचाप लेटर जेब में डालकर उठा था, वो आज भी जवाब चाहता था। मैं आऊंगी। मम्मी ने राहत की सांस ली। बस, बहुत ध्यान खींचने वाला कुछ मत पहनना, तुषार स्टार है। मैंने मन ही मन कहा, तुषार हमेशा स्टार है। मैं उबर से क्लब गई। मैं नहीं चाहती थी वैलेट, गाड़ी, सवाल, छोटी बातें। बस अंदर जाऊं, औपचारिकता निभाऊं और निकल जाऊं। क्लब वैसा ही था जैसा आप सोच रहे हैं। सफेद कॉलोनियल बिल्डिंग, झूमर, चमक, हर कोने में पैसा बोलता हुआ। गेट पर सिक्योरिटी ने लिस्ट देखी। नाम? मायरा मेहरा। उसने 2 बार स्कैन किया, माथा सिकुड़ा। मैम, नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं था। मैंने मम्मी को कॉल किया, वो घबराकर आईं। ये मेरे साथ है, फैमिली है। फैमिली शब्द खाली लगा।
मैंने ड्रेस सिंपल रखी थी, नेवी ब्लू, एलिगेंट, बिना दिखावे के। मेरी एकमात्र कमजोरी मेरी रिंग थी, जो मैं हर दिन पहनती हूँ। हॉल में स्ट्रिंग म्यूजिक, शैंपेन, परफेक्ट स्माइल्स, ब्रांडेड कपड़े। पापा एंट्री के पास खड़े थे, हाथ मिलाते हुए, जैसे कोई चुनाव जीत रहे हों। उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ फिसला, फिर वही ठंडा न्यूट्रल, ना हक, ना कैसी हो, बस एक छोटा सा नोट, जैसे मैं कोई दूर की पहचान हूँ। उनके पास खड़े एक आदमी ने पूछा, हरीश, ये कौन? पापा का जवाब इतना स्मूथ था कि चोट और गहरी लगी। बस, एक रिलेटिव। मैं बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, बार की तरफ, और वहीं मैंने उसे देखा, तुषार की होने वाली मंगेतर, क्रीम ऑफ वाइट साड़ी गाउन में चमकती हुई, पर उसकी नज़र मेरी रिंग पर टिक गई। ठीक 8 बजे म्यूजिक धीमा हुआ। स्पॉटलाइट स्टेज पर, पापा माइक के पास गए, हाथ में ग्लास, कलाई पर घड़ी चमकती। उनकी आवाज वही बोर्ड रूम वाली, गर्मजोशी नकली, कंट्रोल असली। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक खास मौके पर इकट्ठा हुए हैं। हॉल शांत, पुसपचार लोग सुन रहे थे। आज हम अपने बेटे तुषार को सम्मानित करते हैं, मेरे परिवार का गर्व, हमारा इकलौता सफल बच्चा, इकलौता सफल बच्चा। वो शब्द मेरे सीने में किसी नेल की तरह ढस गए। तालियां बजने लगीं। तुषार स्टेज के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे ये सब सुनना जन्मसिद्ध अधिकार हो। पापा बोलते गए, हमने हमेशा भविष्य में निवेश किया है, और तुषार उस निवेश का फल है। मेरी तरफ कुछ निगाहें मुड़ीं। कुछ को शायद याद था कि हरीश मेहरा की एक बेटी भी है, पर बहुतों को नहीं। और उसी पल मुझे समझ आया, पापा ने मुझे सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने मुझे मिटा दिया था। मैंने अपना ग्लास टेबल पर रखा और बाहर की तरफ मुड़ी, पर तभी वो लड़की, मंगेतर, सीधे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप जॉन्स हॉपकिंस, मतलब आप बड़े हॉस्पिटल में हैं? मैंने सावधानी से कहा। हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसकी आंखें मेरी रिंग पर थीं। आप सर्जन हैं? मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ। 3 साल पहले की रात, इमरजेंसी, एक लड़की, गंभीर हालत, घंटों की सर्जरी, और वो चेहरा, ये वही था। राधिका। मैंने धीमे से नाम लिया, भारत में लोकलाइज करते हुए वही भाव। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आप आप ही हैं, आप ही थीं। आपने मेरी जान बचाई थी। ठीक उसी पल तुषार उसके पास आ गया। बेबी, क्या हुआ? उसने मुझे देखा और फिर उसे। तुम मेरी बहन को जानती हो? राधिका का सिर झट से घूम गया। तुम्हारी बहन? उसकी आवाज टूट गई। तुषार, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी बहन क्या करती है। तुषार की जबड़े की नसें खींच गईं। वो तुरंत कहानी कंट्रोल करने लगा। वो हॉस्पिटल में एडमिन टाइप काम करती है। राधिका ने मुझे देखा, फिर तुषार को। एडमिन? वो धीरे बोली, ये महिला सर्जन है, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। तुषार का चेहरा 3 रंग बदला, घबराहट, डर, फिर नकली मुस्कान। चलो, सीन मत बनाओ, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं। राधिका ने उसका हाथ झटक दिया। तुम 2 साल से मुझे क्या क्या बता रहे हो? लोग पास आने लगे, फुसफुसाहटें शुरू। तुषार ने मेरी तरफ वही पुराना लुक फेंका। मायरा प्लीज, तुम चली जाओ, ये मेरी रात है। मेरे अंदर पुरानी चोट उठी, पर इस बार मैं झुकी नहीं। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस खड़ी हूँ। और तभी पापा वहां आ गए, जैसे उन्हें हंगामे की गंध आती हो। यहाँ क्या हो रहा है? तुषार तुरंत बोला। कुछ नहीं पापा, मायरा बस जा रही है। मैं शांत रही। पापा ने मेरी तरफ देखा। मायरा, ये तुषार का दिन है, अगर तुम सपोर्ट नहीं कर सकती तो। मैंने पहली बार उनसे आंख मिलाकर कहा। तो क्या पापा, फिर से गायब हो जाऊं? राधिका ने आगे बढ़कर पूछा। मिस्टर मेहरा, क्या आपको पता है आपकी बेटी सर्जन है? पापा ने वही स्मूथ कटाक्ष किया। हमें पता है, पर आज की रात उसके बारे में नहीं है। और फिर उनकी सबसे जहरीली लाइन आई। कुछ बच्चे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ के पास योगदान देने को कुछ नहीं होता। मेरा गला सूख गया। 12 साल की मेहनत, जान बचाना, करियर, और उनके लिए मैं कुछ नहीं। मेरे अंदर का पुराना मायरा, जो चुप रहती थी, वो मर गया। मैंने सांस ली, बिल्कुल वैसे जैसे सर्जरी से पहले लेती हूँ, धीमी, स्थिर, कंट्रोल्ड। मैं नहीं जा रही पापा। उनकी भौं उठी। मैं यहाँ तुषार को बधाई देने आई हूँ। मैं यहीं रहूंगी।
आप चाहें तो मुझे इंट्रोड्यूस न करें, आप चाहें तो मेरा नाम भी न लें, पर मैं आपकी असुविधा के लिए खुद को फिर से नहीं मिटाऊंगी। हॉल में सन्नाटा। मैं बार की तरफ चली गई और स्पार्कलिंग वाटर मंगाया। मेरा हाथ नहीं कांपा, क्योंकि मैं अब उस घर की डरी हुई बेटी नहीं थी। मैं ऑपरेशन थिएटर की महिला थी, जो निर्णय लेती है, और दूर से राधिका मुझे देख रही थी। उस नज़र में पहली बार मेरे लिए सम्मान था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेहनत को अपने ही लोग छोटा कर दें? अगर हाँ, तो कमेंट में बस लिखिए, मैं समझती हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि राधिका ने आगे क्या किया और मेरे परिवार का नकाब कैसे गिरा, तो वीडियो को अभी छोड़िए मत, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। आप अभी भी यहाँ हैं तो एक बात तय है, आपने भी कभी ना कभी अपनों के बीच खुद को छोटा होते देखा है। कमेंट में अपना शहर लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां रोज आएं, तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक सगाई का ड्रामा नहीं है, ये पूरे परिवार की असली सच्चाई है। राधिका मेरी तरफ बढ़ रही थी और मुझे पहली बार लगा आज कोई मुझे देख रहा है। वो बार के पास आई, अपनी साड़ी ड्रेस का पल्लू थोड़ा संभाला और धीमे से बोली, मायरा, क्या हम 2 मिनट शांत जगह बात कर सकते हैं? उसके चेहरे पर चमक नहीं थी, सवाल थे। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों हॉल के साइड वाले कॉरिडोर में आ गए, जहां क्लब की बड़ी बड़ी खिड़कियों से गोल्फ कोर्स की लाइट्स दिख रही थीं। अंदर से तालियों और संगीत की आवाज अभी भी आ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर हमारे लिए दुनिया रुक चुकी थी। राधिका ने मेरी रिंग की तरफ फिर देखा। ये यही रिंग थी। जब मैं होश में आई थी, आपने इसे पहना हुआ था। मैंने हल्की मुस्कान से कहा, हाँ, मैं इसे रोज पहनती हूँ। उसकी आंखें भर आईं। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की थी, हॉस्पिटल में, पर किसी ने कुछ क्लियर नहीं बताया। मैंने सांस ली। हमारे यहाँ प्राइवेसी बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, और मैं भी उस फेज में ज्यादा किसी से नहीं मिली। राधिका ने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने 3 साल से आपका नाम याद रखा है, डॉक्टर। मैंने अपने माता पिता को भी बार बार कहा, अगर मैं कभी शादी करूंगी तो उस इंसान के साथ जो सच बोलता हो, जो ईमानदार हो, क्योंकि मैंने मौत को करीब से देखा है। उसकी आवाज टूट गई, और आज उसने पीछे हॉल की तरफ देखा। आज मुझे लग रहा है मैं गलत इंसान के साथ खड़ी हूँ। मैंने बहुत सावधानी से पूछा, तुषार ने आपको मेरे बारे में क्या बताया? राधिका ने पल भर सोचा, सिर्फ इतना कि उसकी एक बड़ी बहन है, जो हॉस्पिटल में कुछ करती है और परिवार से थोड़ा दूर रहती है। बस। उस बस में बहुत कुछ छिपा था। मैंने कहा, और उसके करियर के बारे में? राधिका का चेहरा थोड़ा सीधा हुआ। वो डॉक्टर है, या बनने वाला है, रेजिडेंसी चल रही है। यही तो सब कहते हैं। मैंने उसके शब्दों को पकड़ा। सब कहते हैं। मतलब, ये कहानी उसने सिर्फ राधिका को नहीं, सबको सुनाई थी। मेरे फोन की स्क्रीन मेरे दिमाग में चमकी। केविन का मैसेज कॉन्फ्रेंस, फार्मा सेल्स, लिंक्डइन। मैंने अभी तक ये बात किसी के सामने नहीं रखी थी, क्योंकि मैं लड़ाई नहीं चाहती थी। पर राधिका की आंखों में डर और विश्वासघात एक साथ था, और मुझे लगा, अगर मैं भी चुप रह गई, तो मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाऊंगी जिसने मुझे सालों चुप कराया। मैंने धीरे से कहा, राधिका, मैं आपको कोई चोट नहीं देना चाहती, लेकिन आपको शादी से पहले सच पता होना चाहिए। उसने तुरंत कहा, सच क्या? मैंने मोबाइल निकाला नहीं, बस शब्दों में रखा, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन से ज्यादा किसी की आंखों में देखकर सच बोलना जरूरी होता है। एक कॉलीग ने आज मैसेज किया। उसने तुषार को एक फार्मा सेल्स कॉन्फ्रेंस में देखा, और मैंने पब्लिक प्रोफाइल चेक किया। राधिका का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। नहीं, ये संभव नहीं। वो मुझे अपना हॉस्पिटल शेड्यूल दिखाता है, नाइट ड्यूटीज की बातें करता है, पेशेंट्स की बातें। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, जैसे उसे खुद पर शक होने लगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, कई लोग कहानियां बनाकर भी थक जाते हैं, राधिका, और सामने वाले को लगता है सब सच है, क्योंकि वो भरोसा करता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, फिर दूसरा, और फिर वो अचानक बहुत शांत हो गई। खतरनाक शांत। वो शांति मैंने कई बार आईसीयू के बाहर परिवारों में देखी है,
जब दिमाग समझ जाता है, पर दिल अभी भी लड़ रहा होता है। मायरा, अगर ये सच है, तो ये सिर्फ झूठ नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी का फैसला है। मैंने धीरे से कहा, आप चाहें तो मैं अभी आपको कुछ नहीं कहूं, आप खुद उससे पूछिए, पर मैं आपको एक बात कहूंगी, आपका सवाल जायज है और आपका शक गलत नहीं। हम दोनों वापस हॉल के पास आए और जैसे ही हम अंदर घुसे, मुझे लगा जैसे किसी फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो, पर स्क्रीन के पीछे तूफान बन रहा हो। तुषार दूर से हमें देख चुका था। वो तुरंत हमारी तरफ आने लगा, तेज कदमों से, मजबूर मुस्कान के साथ। राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, जैसे मैं हवा हूँ। राधिका ने बहुत साधारण आवाज में पूछा, तुषार, तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि मायरा डॉक्टर है? तुषार की पलक एक बार भी नहीं झपकी, पर उसकी गर्दन की नस उभर आई। अरे यार, ये सब बातें पार्टी में, बाद में। राधिका ने फिर पूछा, तुमने मुझे एडमिन क्यों बताया? अब तुषार की मुस्कान लड़खड़ा गई। तुम गलत समझ रही हो। मैंने बीच में कुछ नहीं कहा, मैंने बस देखा वो कैसे शब्दों से दीवार बना रहा है। राधिका ने अगला सवाल सीधे वहीं रखा जहां दर्द था। और तुम सच में डॉक्टर हो? तुमने जो बताया वो सब सच है? तुषार की आंखें मेरे चेहरे पर पहली बार आईं। गुस्सा नहीं, डर, वो डर जो तब आता है जब झूठ की इमारत हिलने लगती है। उसने हंसकर टालने की कोशिश की। यहाँ सबके सामने? राधिका, प्लीज, ये मेरा अपमान कर रही हो। राधिका ने कहा, मैं अपमान नहीं कर रही, मैं बस सच पूछ रही हूँ। अब आसपास के लोग थोड़ा थोड़ा सुनने लगे थे। गोल्डन लाइट्स, क्रिस्टल ग्लास, परफ्यूम की महक, सबके बीच हवा में एक सवाल तैर रहा था, कौन झूठ बोल रहा है? तुषार ने धीरे से मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, तुमने उसे क्या बताया? मैंने उतनी ही धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने बस इतना कहा कि उसे पूछने का हक है। उसने दांत भींचे। तुम हमेशा सब बिगाड़ देती हो। उस पल मुझे हंसी भी नहीं आई। मुझे बस ये लगा वो आज भी वही भाई है जो अपने लिए हर चीज चाहता है और मेरी मौजूदगी को ही समस्या कहता है। तभी मेरे पापा फिर सामने आ गए। वो भीड़ में ऐसे चलते हैं जैसे सब रास्ता अपने आप दे देगा। उनकी आवाज़ें नीचे थी पर धारदार। क्या चल रहा है? तुषार तुरंत बोले, कुछ नहीं पापा, बस छोटी सी गलतफहमी। पापा ने मेरी तरफ देखा और फिर वही पुराना हुक्म, मायरा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, मम्मी ने बुलाया था। पापा का जवाब ठंडा था, हमने औपचारिक रूप से नहीं बुलाया। ये लाइन उनके दिमाग में शायद कंट्रोल थी, पर मेरे लिए ये खुलासा था कि मेरी हैसियत आज भी वही है। राधिका ने इस बार सीधे पापा से पूछा, अंकल, आप अपनी बेटी को क्यों छुपाते हैं? हॉल में जैसे हवा रुक गई। कुछ लोग अपने ग्लास रोककर देखने लगे। पापा ने कॉर्पोरेट वाली मुस्कान पहनी, छुपाते नहीं हैं, बस आज की रात तुषार के बारे में है। राधिका ने पहली बार तेज स्वर में कहा, पर आपने अभी स्टेज पर कहा इकलौता सफल बच्चा, ये कैसे ठीक है? अब लोगों की नजरें पापा पर थीं। वो नजरें उन्हें पसंद नहीं थीं, क्योंकि उन्हें हमेशा प्रशंसा की नजरें चाहिए होती हैं। पापा ने बात काटने के लिए अपना टोन बदला, राधिका बेटा, तुम नई हो, तुम्हें हमारे परिवार की डायनेमिक्स समझ नहीं। मैं नई हूँ, इसलिए शायद मुझे साफ दिख रहा है। राधिका ने कहा। उस एक वाक्य ने मेरा सीना हल्का कर दिया, क्योंकि सालों से घर के लोग डायनेमिक्स के नाम पर अन्याय को परंपरा बनाकर चलते थे। तुषार ने राधिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की। चलो, हम बाहर बात कर लेते हैं। राधिका ने हाथ खींच लिया। नहीं, मैं यही बात करूंगी, क्योंकि यही लोग हैं जिनके सामने तुमने मुझे फ्यूचर दिखाया है। उसने मेरी तरफ देखा, और जिस इंसान ने मुझे जिंदगी दी, उसे तुम लोग नाम तक नहीं देते। पापा का चेहरा सख्त हो गया। तुषार ने गुस्से में कहा, अब बस भी करो, ये पार्टी है, कोर्ट रूम नहीं। मैंने मन में सोचा, सच जब सामने आता है तो झूठ बोलने वालों को हर जगह कोर्ट रूम लगती है। और इसी बीच मेरे फोन पर एक और वाइब्रेशन आया। मैंने स्क्रीन नीचे की तरफ रखी थी, पर नोटिफिकेशन लाइन मैंने पढ़ ली। एक बैंक अलर्ट। मेरे अकाउंट में किसी ने एंडोमेंट डोनेशन टाइप का ट्रांजैक्शन किया था, मेरे नाम से नहीं, मेरे पापा के ट्रस्ट के नाम से। मैं चौंकी,
क्योंकि मेरे पापा एक फैमिली ट्रस्ट चलाते थे, टैक्स, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट के लिए, और उस ट्रस्ट में मेरा नाम सिर्फ कागज पर था, सिर्फ दिखावे के लिए। मैंने तुरंत बैंकिंग ऐप नहीं खोला, क्योंकि अभी माहौल पहले ही गर्म था, पर मेरे दिमाग में एक नई डोर खुल गई। क्या ये पार्टी सिर्फ सगाई के लिए है या कोई और डील चल रही है? वो सवाल अभी अधूरा था और मैं चाहती थी आप इसे पकड़ कर रखें, क्योंकि आगे यही सवाल पूरा खेल बदल देगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक छोटा सा काम करिए, लाइक दबा दीजिए। ये छोटी चीज नहीं है, ये मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है और इससे ऐसी स्टोरीज ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। तभी मम्मी अचानक भीड़ में दिखीं। उनके चेहरे पर डर था, वो डर जो लोग क्या कहेंगे से पैदा होता है। वो मेरे पास आईं और बहुत धीमे से बोलीं, मायरा बेटा, प्लीज, घर की बात घर में। मैंने पहली बार मम्मी की आंखों में देखा और पूछा, मम्मी, घर कहाँ है जहाँ मुझे कोई पहचानता ही नहीं? उनकी आंखें भर आईं, पर वो फिर भी बोलीं, आज, बस आज। राधिका ने मम्मी को देखकर कहा, आंटी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर मैं झूठ पर शादी नहीं कर सकती। तुषार अब पूरी तरह झल्ला गया। तुम्हें किसने भड़काया, मायरा? वो हमेशा से मैंने उसके वाक्य को बीच में काटा नहीं, बस एकदम शांत कहा, तुषार, राधिका को भड़काया नहीं जा सकता। वो सवाल पूछ रही है क्योंकि वो समझदार है। और फिर राधिका ने सबसे बड़ा हथौड़ा मारा। उसने कहा, तुषार, मेरे पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मेरे घर में हर बात का डॉक्यूमेंट होता है। मैं कल सुबह तुम्हारी मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाहती हूँ, तुम्हारा हॉस्पिटल आईडी, तुम्हारा रेजिडेंसी लेटर, सब। उसके शब्दों ने हॉल में सुई गिरने जितनी चुप्पी पैदा कर दी। तुषार ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। वो वही पल था जब मुझे पूरा भरोसा हो गया, राधिका सही दिशा में है। और तभी मेरे दिमाग में वो पुराना दर्द नहीं था, बस एक ठंडी सी स्पष्टता थी। क्योंकि अगर तुषार सच में डॉक्टर होता तो वो हंसकर डॉक्यूमेंट दिखा देता। वो डरता नहीं, लेकिन वो डर रहा था। पापा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत कंट्रोल मोड ऑन किया। ये सब बातें कल देख लेना, आज फंक्शन है, राधिका ने कहा। अंकल, आपकी इज्जत आपकी सच्चाई से बनेगी, छुपाने से नहीं। अब कुछ लोग सच में सुन रहे थे, सिर्फ गॉसिप के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उन्हें पहली बार मेहरा परिवार का पर्दा हिलता दिख रहा था। इसी दौरान एक बुजुर्ग अंकल, पापा के क्लब फ्रेंड, मेरे पास आए और बोले, आप, मायरा मेहरा, क्या आप वही हैं जिनका इंटरव्यू मैंने हेल्थ कॉन्क्लेव में देखा था, हार्ट सर्जरी पर? मैंने बस सिर हिलाया। उनकी आवाज थोड़ा ऊंची हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, हरीश। और पापा के चेहरे पर वो चीज आई जो मैंने कभी नहीं देखी थी, घबराहट। क्योंकि अब उनके कंट्रोल के बाहर लोग मेरे बारे में बोल रहे थे। राधिका ने मेरी तरफ देखकर कहा, मायरा, क्या आप स्टेज पर चलेंगी? मैं सबके सामने आपकी पहचान छुपाकर नहीं रख सकती। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, पर डर से नहीं, एक पुराने जख्म के खुलने से। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से वही लड़की बनूं जो चुपचाप पीछे हट जाती है, या मैं वो बनूं जो ऑपरेशन थिएटर में फैसले लेती है? मैंने धीरे से कहा, मैं आपके साथ चलूंगी, पर याद रखिए, मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं जा रही। मैं बस सच के साथ खड़ी रहूंगी। राधिका ने सिर हिलाया और हम दोनों स्टेज की तरफ बढ़े। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। फुसफुसाहटें तेज थीं। ये बेटी है? सर्जन? फिर छुपाया क्यों? मेरे पापा वहीं खड़े थे, जैसे कोई आदमी अपनी बनाई हुई कहानी को टूटते देख रहा हो। और तुषार तुषार की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, नुकसान का डर। सिर्फ रिश्ते का नहीं, इमेज का, पैसे का, उस झूठी प्रेस्टीज का जिस पर वो जी रहा था। हम स्टेज की सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि मुझे फिर से वही सवाल याद आया, मेरे नाम पर ट्रस्ट ट्रांजैक्शन क्यों? और उसी पल मैंने पहली बार सोचा, क्या ये सगाई पार्टी असल में किसी और उद्देश्य के लिए रखी गई है? कोई डील, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी डिसीजन? और अगर ऐसा है, तो तुषार का झूठ सिर्फ करियर का नहीं, पूरे परिवार के फ्यूचर का झूठ हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेज पर राधिका ने क्या कहा और कैसे एक ही मिनट में 150 लोगों के सामने पापा की बनाई हुई दुनिया हिल गई, तो कमेंट में अभी लिखिए अगला और वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अगले हिस्से में जो खुलासा होगा वो सिर्फ तुषार को नहीं,
मेरे पापा की सबसे बड़ी कमजोरी को भी बेनकाब कर देगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब पीछे हटना मत, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो होगा वो सिर्फ तुषार की सगाई नहीं तोड़ेगा, मेरे पापा की बनाई हुई परफेक्ट फैमिली की पूरी दीवार गिरा देगा। और एक छोटा सा सपोर्ट, अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतने ही लोग अपने लिए आवाज उठाना सीखेंगे। हम स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और मुझे अपने फोन का वो बैंक अलर्ट फिर याद आया। मेरे नाम से नहीं, लेकिन मेहरा फैमिली ट्रस्ट से एक ट्रांजैक्शन, और वो भी आज ही इसी समय। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों? मैंने खुद को कंट्रोल किया। ये समय स्क्रीन खोलकर जांच करने का नहीं था, ये समय सच के साथ खड़े होने का था। राधिका माइक के पास पहुंची। एमसी ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारी होने वाली दुल्हन कुछ शब्द कहना चाहेंगी। हॉल में तालियां पड़ीं, पर इस बार वो तालियां खाली थीं। लोगों को लग रहा था कुछ अलग होने वाला है। राधिका ने माइक पकड़ा, सांस ली और सीधे बोलना शुरू किया। आप सबका धन्यवाद कि आप आज यहाँ आए। मैं तुषार और उनके परिवार के साथ अपने नए सफर को लेकर बहुत उत्साहित थी, क्योंकि आज रात मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मेरी सोच बदल दी। किसी ने हल्का सा खांसा, किसी ने ग्लास नीचे रखा। पापा की मुस्कान तनी रही, जैसे चेहरा जम गया हो। तुषार स्टेज के नीचे खड़ा था, आंखों में चेतावनी, होठों पर नकली मुस्कान। राधिका ने कहा, 3 साल पहले मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। मैं आईसीयू में थी। डॉक्टर्स ने मेरे माता पिता से कहा था कि बचने की संभावना बहुत कम है। हॉल में हमदर्दी की आवाजें उठीं, लेकिन मैं बची, क्योंकि एक सर्जन ने 7 घंटे तक लगातार ऑपरेशन करके मेरी जान बचाई। राधिका की आवाज कांपी नहीं, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं उस सर्जन का नाम कभी नहीं भूली। मैंने अपनी जिंदगी का दूसरा मौका उसी इंसान की वजह से पाया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूरा हॉल उसी दिशा में घूम गया। वो सर्जन आज इसी हॉल में मौजूद है। उनका नाम है डॉ. मायरा मेहरा। वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे लाइट्स भी तेज हो गई हों। लोग एक दूसरे को देखने लगे, फुसफुसाहटें बढ़ीं। डॉक्टर? हार्ट सर्जन? इनकी बेटी? राधिका ने आगे कहा। और सबसे हैरानी की बात, डॉ. मायरा तुषार की बहन है। अब सन्नाटा टूटकर कानाफूसी बन गया। मेरे पापा का चेहरा फीका पड़ गया। मम्मी की आंखें नीचे झुक गईं। तुषार की गर्दन अकड़ गई। राधिका ने बहुत साफ शब्दों में कहा, आज रात मुझे बताया गया था कि मायरा हॉस्पिटल एडमिन में है, लेकिन यह सच नहीं है। वो सर्जन है। वो मेरी जिंदगी की वजह है। फिर राधिका ने वही लाइन उठाई जिसने सबको अंदर तक झकझोर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले इसी स्टेज से मिस्टर मेहरा ने कहा कि तुषार उनके इकलौते सफल बच्चे हैं। उसने रुककर हॉल को देखा। मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी हार्ट सर्जन है, लोगों की जान बचाती है, तो फिर उसे आप अपने शब्दों में सफलता क्यों नहीं मानते? उस पल पापा के पास कोई तैयार जवाब नहीं था। उनकी दुनिया में सवालों की जगह नहीं थी, बस नियंत्रण था, और नियंत्रण टूट रहा था। हॉल में किसी ने धीरे से ताली बजाई, फिर दूसरी ताली, फिर कई लोग। तालियां इस बार तुषार के लिए नहीं थीं, मेरे लिए थीं। मेरे हाथ हल्के कांपे, पर डर से नहीं, उस सालों की चोट से जिसे पहली बार किसी ने सार्वजनिक तौर पर गलत कहा था। राधिका ने माइक मेरी तरफ बढ़ाया। मायरा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरे सामने 150 चेहरे थे। कई चेहरे मेरी तरफ पहली बार देख रहे थे। कई चेहरे पापा के कॉन्टैक्ट्स थे, यानी वो लोग जिनकी राय पापा के लिए सांस जैसी जरूरी थी। मैंने माइक पकड़ा और खुद को वैसा ही शांत किया जैसा मैं ऑपरेशन शुरू करने से पहले करती हूँ। धन्यवाद। राधिका। मेरी आवाज स्थिर थी। और धन्यवाद आप सबका। मैं आज यहाँ सिर्फ अपने भाई को बधाई देने आई थी। मैं किसी का अपमान करने नहीं आई। मैंने एक पल पापा की तरफ देखा, लेकिन मैं झूठ को सच बनते हुए भी नहीं देख सकती। हॉल फिर शांत। मैं सच में सर्जन हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई, ट्रेनिंग, सब कुछ अपने दम पर किया, क्योंकि जब मुझे सपोर्ट चाहिए था, मुझे साफ कहा गया, लड़कियों को डिग्री की जरूरत नहीं। कुछ चेहरे चौंके। किसी ने ओह जैसा कुछ कहा। मैंने आगे कहा, मैं ये इसलिए नहीं बता रही कि कोई मुझे शाबाशी दे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ परिवार बेटियों को प्यार तो करते हैं, पर उनकी पहचान स्वीकार नहीं करते। मैंने माइक धीरे से स्टैंड पर रखा, बस इतना ही, और मैं एक कदम पीछे हुई,
तभी तुषार उछलकर स्टेज पर आ गया। उसका कंट्रोल टूट चुका था। वाह, अब तुमने भी मेरी रात अपने नाम कर ली। उसने माइक झपट लिया, आवाज में गुस्सा। तुम हमेशा ऐसा करती हो, हर चीज तुम्हारे बारे में। राधिका ने तुरंत कहा। तुषार, बस। पर तुषार अब रुकने वाला नहीं था। वो मेरी तरफ उंगली करके बोला, ये हमेशा से कंपटीशन करती रही है। ये मैंने उसे बीच में टोककर बहुत धीरे कहा। तुषार, कंपटीशन तब होता है जब दोनों सच पर हों, झूठ पर नहीं। वो एक सेकंड के लिए ठिठका, और उसी सेकंड में मेरे फोन का वो मैसेज मेरे दिमाग में फिर चमका। मैंने माइक वापस नहीं छीना। मैंने बस एक वाक्य बोला, एकदम साफ, तुषार, तुम डॉक्टर नहीं हो। हॉल में जैसे हवा फट गई। तुषार का चेहरा एकदम सफेद। पापा आगे बढ़े। मायरा, पर अब देर हो चुकी थी। मैंने कहा, आज मुझे एक कॉलीग का मैसेज आया और फिर मैंने पब्लिक प्रोफाइल देखी। तुम पिछले 2 साल से फार्मा कंपनी में मेडिकल सेल्स में हो, रेजिडेंसी नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं। किसी ने पीछे से कहा, ये क्या? किसी ने कहा, ओह माय गॉड। राधिका की आंखों में वो आखिरी पुष्टि उतर गई जिसकी वजह से दिल टूटता है। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ आई, अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी उतारी और तुषार की हथेली पर रख दी। उसकी आवाज बहुत शांत थी। मैंने तुमसे एक बात मांगी थी, ईमानदारी। तुमने 2 साल से मुझे कहानी बेची। तुषार हकलाया। मैं बताने वाला था। राधिका ने उसकी बात काट दी। कब? शादी के बाद। जब लोन लेना होता, जब घर खरीदना होता, जब मेरे नाम पर पेपर्स बनते। उसके ये शब्द मेरे लिए बिजली थे, क्योंकि मैंने उसी पल जोड़ लिया कि वो ट्रस्ट वाला ट्रांजैक्शन क्यों था। राधिका ने पापा की तरफ देखा। अंकल, आप लोग सिर्फ सगाई नहीं कर रहे थे, आप लोग एक सेटलमेंट भी कर रहे थे, है ना? पापा का चेहरा पत्थर। राधिका ने कहा, मेरे पिता सीए हैं। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था, मेहरा फैमिली ट्रस्ट का स्ट्रक्चर बड़ा अजीब है। और आज रात मेरे फोन पर भी एक बैंक नोटिफिकेशन आया, आपके ट्रस्ट से एक एंडोमेंट का ट्रांजैक्शन। आप लोग ये सब मेरी शादी से लिंक करके फाइनल करना चाहते थे। हॉल में शोर मच गया। अब बात सिर्फ इमोशनल नहीं थी, ये पैसा, ट्रस्ट, इमेज और फ्यूचर डील की बात थी। यही वो प्रीमियम सच है जिसे लोग छुपाते हैं, और जब बाहर आता है सबसे ज्यादा जलाता है। मम्मी कांप गईं। पापा ने जल्दी से कहा, ये सब गलतफहमी है। राधिका ने सिर हिलाया। गलतफहमी नहीं अंकल, ये पैटर्न है। बेटे को स्टार बनाना, बाकी सबको इस्तेमाल करना। फिर उसने मुझे देखा, और आपकी बेटी को तो आपने सालों इस्तेमाल भी नहीं किया, बस मिटा दिया। इतना कहकर राधिका नीचे उतरी और बिना पीछे देखे हॉल से बाहर चली गई। उसकी चाल में दुख था, पर उससे ज्यादा आत्मसम्मान। तुषार वहीं स्टेज पर खड़ा रह गया, हाथ में अंगूठी, चेहरे पर शून्य। उसके नीचे अंगूठी फिसली और फर्श पर गिरकर क्लिक की आवाज हुई। किसी ने उठाई नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक धातु नहीं थी, वो झूठ का सबूत थी। मेरे पापा ने माइक पकड़ा, अपने पुराने तरीके से स्थिति संभालने के लिए। सब लोग, प्लीज, ये निजी मामला है। पर इस बार कोई उनकी बात से नहीं बहका। एक अंकल, जो शायद क्लब के बड़े सदस्य थे, बोले, हरीश, ये निजी नहीं रहा। तुमने खुद इसे सार्वजनिक किया, जब तुमने अपनी बेटी को सफल मानने से इनकार किया। एक और महिला बोली, और सगाई में ट्रस्ट ट्रांजैक्शन, ये क्या खेल था? पापा का चेहरा लाल पड़ने लगा, और उसी वक्त मैंने देखा, मम्मी पहली बार स्टेज की तरफ बढ़ीं। मैंने अपनी जिंदगी में मम्मी को कभी स्टेज पर नहीं देखा था। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहती थीं, लेकिन आज वो मेरे सामने आईं, आंखों में आंसू, और आवाज में वो थकान जो सालों दबाने से आती है। मायरा, उन्होंने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे पहली बार सच में लिया हो। मुझे माफ कर देना। हॉल फिर शांत। मम्मी ने कहा, मैं जानती थी तुम क्या हो। मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा था, तुम्हारी उपलब्धियां। पर मैं डरती रही, तुम्हारे पापा से, समाज से, लोग क्या कहेंगे से। उनकी आवाज टूट गई, और इस डर में मैंने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। मेरे गले में गांठ बन गई। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर आपने कभी बोला क्यों नहीं? मम्मी ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं कमजोर थी। ये शब्द सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे बस एक तरह की उदासी आई, क्योंकि सच्चाई यही थी। पापा ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर मम्मी ने पहली बार उन्हें रोका। बस, हरीश। उनका ये एक वाक्य मेरे लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट था।
मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे तुम पर गर्व है, मायरा। काश मैंने ये पहले कहा होता। मैंने उनकी हथेली दबाई। मैं कोई फिल्मी सीन नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरे घर में मेरी पहचान को झूठ की तरह नहीं छुपाया जाए। हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा। लोग अपने अपने ग्रुप में बात करते बाहर जा रहे थे। तुषार कहीं गायब हो चुका था। पापा स्टेज के पास खड़े रह गए, ऐसे जैसे किसी ने उनकी सबसे कीमती चीज छीन ली हो। लोगों की नजरों में उनकी इमेज। मैं बाहर निकली। रात की हवा ठंडी थी। मैंने उबर बुक किया और तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैं तुम्हारे पापा बोल रहा हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने स्क्रीन को देर तक देखा। मुझे जीत का एहसास नहीं हुआ। मुझे बस शांति का एहसास हुआ, जैसे शरीर से कोई पुराना बोझ उतर रहा हो। मैंने जवाब टाइप किया। जब आप सुनने के लिए तैयार हों, तब मैं बोलने के लिए सालों से तैयार हूँ। अगले हफ्ते में बहुत कुछ बदला। राधिका ने सगाई तोड़ दी। उसने मुझे एक छोटा सा मैसेज किया। सच बताने के लिए धन्यवाद। डर लग रहा है, पर झूठ में जीने से बेहतर है। तुषार ने आखिरकार घर में माना कि उसने रेजिडेंसी बीच में छोड़ दी थी। पापा ने पहली बार उस पर गुस्सा किया, पर मुझे उसमें भी विडंबना दिखी, क्योंकि मेरे पास काटने के लिए कभी कोई सपोर्ट था ही नहीं। मम्मी ने काउंसलिंग की बात की। पापा ने पहले मना किया, फिर जब क्लब के लोग फोन उठाकर बात कम करने लगे, तब वो एक सेशन के लिए तैयार हुए। मैं जानती हूँ बदलाव रातों रात नहीं होता, पर इतना काफी था कि अब सच बाहर है। और मेरे लिए सबसे जरूरी, मैं सोमवार को अपने काम पर वापस गई। सुबह 7 बजे सर्जरी थी। मैंने स्क्रब पहना, हाथ धोए और ऑपरेशन थिएटर में वही किया जो मैं सबसे अच्छा करती हूँ, किसी को दूसरा मौका देना। जब मरीज का हार्ट स्टेबल हुआ, मुझे याद आया कि मेरा असली सम्मान स्टेज की तालियों में नहीं, उस धड़कन में है जो मैं बचाती हूँ। और अब इस कहानी का असली अंत ये नहीं कि मेरा परिवार अचानक परफेक्ट हो गया। असली अंत ये है कि मैंने खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश छोड़ दी। मैंने अपनी कीमत किसी के मान लेने पर नहीं छोड़ी, क्योंकि सच ये है, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी वैल्यू देखे। आप सिर्फ खुद को मजबूर कर सकते हैं कि आप खुद को छोटा करना बंद करें। अगर आप भी अपने घर में, रिश्तों में या समाज में कभी कम महसूस कराए गए हैं, तो एक बात याद रखिए, सीमा तय करना क्रूरता नहीं होती, सुरक्षा होती है। और अगर आज की कहानी ने आपको छुआ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने लिए खड़ा खड़ी हूँ। मैं आपकी एक एक कहानी पढ़ती हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी बड़ी है। एक परिवार ने बेटी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई और फिर उसी बेटी को घर से बाहर करने की कोशिश की। आप मिस नहीं करना चाहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, क्योंकि कभी कभी किसी एक शेयर से किसी और की हिम्मत लौट आती है।